मेरी भाभी जब भी आटा गूंथती तो मेरा भाई उनको मारने लग पड़ता। जब मैं पूछती तो भाभी कहती कि तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। मैं भाभी की बात सुनकर बहुत हैरान होती, क्योंकि कभी कभी तो मैं भी आटा गूंथती थी तो भाई मुझे कुछ नहीं कहते थे। फिर जब मेरी शादी हुई तो मैं आटा गूंथने बैठी तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि इस दिन तो घर में मेरी भाभी बहुत खूबसूरत थी, बहुत सेहतमंद और बहुत ही अच्छी लगती थी। लेकिन मेरा भाई हमेशा उसे मारता था, इसीलिए नहीं कि उनकी कोई हरकत भाई को बुरी लग जाती थी या वे बदजुबान थी, बल्कि इसीलिए कि भाई का कहना था कि तुम आटा नहीं गूंथोगी। लेकिन घर में इतने काम थे कि भाभी को कभी कभी मेरी मदद करनी पड़ती थी, और जब भाई देख लेते कि भाभी आटा गूंथ रही हैं तो वे उनको मारना शुरू कर देते। हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। मेरे चाचू के बच्चे भी हमारे साथ ही रहते थे, जो कि सारे जवान थे। इस घर में खाना सबका ही बनता था, इसीलिए काम बहुत ज़्यादा होता था। मेरे भाई को कोई परवाह नहीं थी, वे सबके सामने मेरी भाभी पर हाथ उठाता था। एक दिन भाभी से पूछ लिया कि भाभी आप आटा गूंथती हो तो भाई आपको क्यों मारते हैं? ऐसा तो पहली दफ़ा ही सुना और देखा है। जब मेरी भाभी ने निहायती अजीब बात कही कि जब तुम्हारी शादी होगी तो तब तुम्हें पता चल जाएगा। लेकिन मुझे इस बात की कुछ समझ नहीं आई, क्योंकि मैं भी आटा गूंथती थी, लेकिन भाई मुझे तो नहीं मारता था। जब मेरी शादी हुई और जब मैं एक दिन बैठकर आटा गूंथ रही थी तो मेरा पति मेरी तरफ आया और मुझे बालों से पकड़कर बोला कि तुमने, मेरा नाम निशा है, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं थी और इस घर में बहुत कम औरतें थी और आदमी बहुत ज़्यादा थे। मैं, मेरी एक कज़न, बस हम ही औरतें थी, बाकी उस घर में सबके सब मर्द ही थे। इसीलिए मेरे भाई की शादी करवाने के बारे में सोचा गया। इस घर में कोई समझदार लड़की आ जाएगी जो सारे घर को संभालने में हम दोनों की मदद करेगी। मेरी कज़न तो सिर्फ 14 साल की थी और पढ़ाई भी करती थी, जबकि मुझे 10वीं के बाद घर बैठा दिया गया और मेरी उम्र 17 साल की थी। कभी कभी घर में जब बहुत ज़्यादा मेहमान आ जाते तो हमसे संभाला नहीं जाता था। कभी चावल खराब कर देते थे, कभी सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाता था। भाई शादी के मूड में बिल्कुल भी नहीं था, शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन पापा के कहने पर मान गया और उसके लिए एक अच्छी सी प्यारी सी लड़की को तलाश किया गया। मेरी भाभी कोई दुबली पतली ना थी, लेकिन उनका वज़न उनको सूट करता था, यानी कि वे बहुत प्यारी लगती थी। जो भी कपड़े पहनती तो उन पर कपड़े बहुत अच्छे लगते थे। सच कहते हैं कि बहुत ज़्यादा दुबली पतली औरतें भी अच्छी नहीं लगती। ऐसा लगता है कि कपड़ों को हैंगर पर टांग दिया हो, लेकिन थोड़ा इंसान को सेहतमंद होना चाहिए ताकि उन पे पहना और ओढ़ा हुआ अच्छा लगे। इसी तरह की मेरी भाभी भी थी और बहुत अच्छी थी। उन्होंने शादी के 2-3 दिन बाद ही मेरी मदद करवाने के लिए किचन का रुख कर लिया। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं भी बुरी तरह हैरान रह गई और मेरी भाभी को भी ये सब होने की उम्मीद नहीं थी। मेरी भाभी किचन में बैठी आटा गूंथ रही थी और हॉल में हमारे कुछ कज़न बैठे थे। हमारी बड़ी औरतें कहती थीं कि हमेशा ज़मीन पर बैठकर ही आटा गूंथना चाहिए, खड़े होकर आटा गूंथने से वे सही नहीं गूंथता और फिर रोटी भी अच्छी नहीं बनती। इसीलिए भाभी ज़मीन पर ही बैठी थी और थोड़ी देर पहले मुझे यही समझा रही थी कि किस तरह से बैठकर आटा गूंथना औरतों की सेहत के लिए भी अच्छा होता है कि अचानक मेरा बड़ा भाई वहाँ आया और भाभी को एक झटके से उठाकर कहने लगा कि क्या कर रही हो तुम, और धक्के देता हुआ वहाँ से कमरे में ले गया। मैं हैरान रह गई और थोड़ी देर बाद मुझे भाभी की चिल्लाने की आवाज़ आई कि जैसे उनको कोई मार रहा है। अगर मेरा भाई ये सब कर रहा था तो बहुत ही गलत बात थी, क्योंकि अभी तो उनकी शादी को 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था और मुझे तो ये समझ ना आया कि उनको
डांट किस बात की पड़ रही थी। फिर मैंने सोचा कि शायद भाभी ने कमरे की सफाई ना की हो या भाई की कोई शर्ट इस्त्री ना की हो, इसीलिए वे इस तरह की हरकतें करने पर मजबूर हो गया है। वैसे भी मेरा भाई बहुत गुस्से वाला था, घर में सबसे बड़ा था, कारोबार भी वही संभालता और हर किसी को डांटता मारता रहता था। हम पे तो आज तक हाथ नहीं उठाया, मुझ पे और मेरी कज़न पर कहता था कि औरतों पर हाथ नहीं उठाते, लेकिन नज़रों से ही घूर के डरा देता था। लेकिन आज अपनी बीवी पर बुरी तरह हाथ उठा रहा था। मैंने सोच लिया कि भाई की ये बात अपने पापा को ज़रूर बताऊंगी कि भाभी को आज भाई ने मारा, वो भी बिना किसी वजह के। इसीलिए जब रात को ये बात पापा को बताई तो उन्होंने पहले गौर से मेरी बात सुनी, फिर कहा कि तुम्हारी भाभी क्या कर रही थी। तो मैंने कहा कि कुछ भी नहीं कर रही थी, ज़मीन पर बैठकर आटा गूंद रही थी और भाई ने आकर उन्हें ज़बरदस्ती घसीट लिया और उसके बाद मारना शुरू कर दिया। उन्होंने 2 पल कुछ सोचा और कहा कि तुम उनके मामले में मत बोलो, मेरे पापा ये बात करने से पहले कहीं खो गए थे। मैंने कहा कि ये गलत बात है, अगर मम्मी होती तो भाई को ज़रूर डांटती, भला ऐसे भी कोई करता है। पापा ने कहा कि तुमको एक दफ़ा कह दिया है, अपने काम से काम रखो, तो फिर ऐसा ही करो। मियाँ बीवी के मामले में नहीं बोलना चाहिए। भाभी जब शाम को कमरे से बाहर निकली तो उनकी शक्ल देखकर मैं हैरान रह गई। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि 1 हफ्ते की दुल्हन है, ऐसा लगता था कि 10 साल की शादी गुजार कर बैठी है और 4 बच्चों को पैदा किया है। अजीब सी शक्ल बना रखी थी, उनकी सारी रौनक, सारी मुस्कुराहट और सारी चमक अचानक से कहीं खो गई थी। आंखें बता रही थी कि काफ़ी देर तक रोती रही थी। मैंने अपनी भाभी से कहा कि क्या बात है, तो उसने फिर से रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि क्यों मारा आपको भाई ने। भाभी के चेहरे पर भी निशान थे जिनको वे मेकअप से छिपाकर आई थीं। आजकल घर में मेरी भी शादी की बातें हो रही थी। सोचती थी कि क्या मुझे भी शादी के बाद इसी तरह से मारा जाएगा कि अगर मेरा भाई किसी की बेटी के साथ ये कर रहा था, किसी की बहन को रुला रहा था, तो उनकी बहन के साथ भी तो ये हो सकता था। एक दिन भाभी से कहा कि आटा गूंद लो, तो कहने लगी कि आज मैं नहीं गूंद सकती, ये काम तुम खुद ही कर लो। लेकिन जब मैंने आटा गूंदा तो रात को भी भाभी को रोटियां बनाते हुए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, क्योंकि मुझे आटा ठीक से गूंदना नहीं आता था। कभी पतला हो जाता, कभी सख्त, और फिर रोटियां बनाने में बहुत मसला होता था। भाभी को डांट भी पड़ी कि रोटी तक तो बनानी नहीं आती इस लड़की को। इसके बाद भाभी ने मुझे कहा कि मैं ये काम खुद ही किया करूँगी, क्योंकि फिर भी मसले तो मेरे लिए ही हैं। लेकिन इस बार फिर ऐसा ही हुआ कि जब वे आटा गूंद रही थी तो भाई ने उनको देख लिया और इस बार तो बाकायदा उनको बालों से पकड़कर वहां से ले गए। मैं भी आगे बढ़ी और भाई का हाथ रोकने की कोशिश की। क्या हो गया है आपको? तो भाई ने मुझे धक्का दे दिया। अच्छा खासा तमाशा बन गया। घर के बाकी कज़न भी जमा हो गए, वे भी भाई को रोकने लगे। आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि जो आगे बढ़ा और हमारे मामले में बोला उसकी ज़बान नोच लूँगा। सब भाई से डरते थे, फ़ौरन पीछे हट गए। उनको इस मामले में पढ़कर अपनी बेइज्जती नहीं करवानी थी। भाभी के साथ भी फिर वही हुआ जिसका डर था। मुझे भाभी के लिए बहुत दुख हो रहा था। अगले दिन उनकी हालत फिर से बहुत बुरी थी, बल्कि इस बार इतनी बुरी हालत थी कि चक्कर आकर गिर गईं, तो अस्पताल भी ले जाना पड़ा। भाई घर नहीं था तो कज़न के साथ ही अस्पताल गए और इस बात पर भी भाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि मैं घर आ रहा था, मर तो नहीं गया था, मेरा इंतज़ार कर लेते। जब तक भाई अस्पताल नहीं पहुंचा था, मुझे डॉक्टर साहब ने अपने कमरे में बुलाया था
उनको भाभी को देखकर पता चल गया था कि ये नई नवेली दुल्हन है, क्योंकि अभी अभी उनके हाथों पर मेहंदी लगी हुई थी। उनकी शादी किस जानवर से करा दी है, इतनी प्यारी लड़की का क्या हाल करके रख दिया है। अगर दोबारा ये केस यहाँ पर आया, इस तरह की कोई हरकत हुई तो मैं पुलिस को बुला लूँगी। उसने कहा कि अपने भाई को समझाओ, इंसान को इंसान समझे, जानवर ना समझे। डॉक्टर तक को एहसास हो गया था तो फिर मैं पत्थर की नहीं बनी थी, लेकिन भाई से बात कौन करता। पापा ने तो कह दिया था कि उसके मामले में नहीं बोलना। भाभी को उसके कमरे में लेकर आई तो वे छत की तरफ घूर रही थीं। मैंने कहा कि भाभी, आप जब भी आटा गूंद रही होती हैं तो भाई आपको क्यों मारते हैं। मैंने नोट किया, आप जब भी आटा गूंथती हैं तभी भाई आपको मारा करते हैं। मेरी भाभी ने मुझे हैरान होकर देखा और कहा कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तुम्हें पता चल जाएगा। मैंने कहा, इस बात से क्या मतलब है, ये भला कोई मारने वाली बात है। ये काम तो हर औरत अपने घर में करती है, तो क्या उसको मार पड़ती है। तो मेरी भाभी ने कहा कि हर औरत मेरी जैसी नहीं होती। तुम्हारा भाई जिस बात से खुश होता है इस बात पर खफा भी होता है। उसे मेरे जैसी बीवी चाहिए और फिर उसे कुछ ऐसी बातें पसंद भी नहीं है जो मेरे अपने ख्वाबों में भी नहीं है। मेरी भाभी ने मुझे बात नहीं बताई और कहा कि शादी होगी तो समझ जाओगी, लेकिन इस खानदान में किसी मर्द से शादी ना करना। लेकिन मेरी शादी की बात तो मेरी कज़न के साथ ही चल रही थी, क्योंकि पापा का कहना था कि एक लौता बेटी को गैरों में नहीं दे सकता, जबकि घर लड़कों से भरा पड़ा है। और जिससे मेरी शादी की बात हो रही थी वे मेरे भाई का बहुत करीबी दोस्त भी था और मेरे भाई की तरह है, वे गुस्से वाला भी था। मुझे डर लगने लगा था कि कहीं मेरा हाल भी मेरी भाभी वाला ना हो जाए। अब तो मेरे भाई ने भी भाभी को किचन में आने से ही रोक दिया था कि बस कमरे में रहे और किचन के बाहर के काम करे, जैसे ही कपड़े धोना या घर को साफ करना। लेकिन काम तब करे जब सारे घर वाले सो रहे हों और घर में कोई भी ना हो। इस बात पर मेरे बाबा भी बोल पड़े कि किस किस्म की पाबंदियां लगा रहे हो। हम घर की सफाई के लिए नौकर रख लेंगे, लेकिन ज़रूरी काम किचन का है, क्योंकि रोज़ खाना पकाना है और सबने खाना है। तुम अपनी बीवी को किचन में जाने ही नहीं दोगे तो फिर कैसे चलेगा। फिर मेरे भाई ने झगड़ा किया। इसमें भाभी बिल्कुल भी नहीं बोली, भाभी बिल्कुल खामोश थी। मैंने कोई बात नहीं की। फिर मेरे भाई ने एक हरकत की, किचन का जो दरवाज़ा हॉल की तरफ खुलता था उसको हमेशा के लिए बंद करवा कर एक दीवार की सूरत में डाल दिया। लेकिन उससे किचन में इतनी गर्मी हो गई कि हमारी जान निकलने लगी और 1 घंटे खड़ा होना भी मुश्किल हो गया था। एक छोटा सा दरवाज़ा था जो बाहर से खुलता था, वहीं से हम आते जाते थे। खिड़की ना थी और ना ही कोई और दरवाज़ा। इस बात पर भी हमने भाई से बात की। इस तरह तो हम यहीं पर गर्मी में सड़के मर जाएंगे। लेकिन भाई को कोई परवाह नहीं थी और भाभी को तो मैं देखकर हैरान थी कि वे गर्मी के मौसम में भी बंद गले और बंद आस्तीनों वाले कपड़े पहनना शुरू हो गई थी। क्या उनको गर्मी नहीं लगती थी। लेकिन इंसान जितना भी कह दे कि मुझे कुछ नहीं हो रहा, कुछ चीज़ें सामने आ जाती हैं। भाभी को गर्मी लगती कि वे बार बार बेहोश हो जाती। मामला बहुत ख़राब चल रहा था। एक दिन भाभी से कहा कि मुझे बताएं ये सब क्या है, मैं आपकी मदद करूंगी। तो भाभी ने मुझे कहा कि अपने काम से काम रखो और अपनी शादी की तैयारियां करो, तुम्हारे लिए दुआ करूंगी, ये सब कुछ भूल जाओ। भाभी ने मुझे कोई बात ना बताई, पता नहीं क्या बात थी। मैं अपने भाई के कहने पर भाभी से भी दूर रहने लगी थी और उनसे कुछ भी ना पूछ सकती थी, क्योंकि वे बताती भी नहीं थी। उन्हें
दिनों मेरी भी शादी हो गई और मेरी शादी मेरे कज़न से हुई थी, इसीलिए मैंने यहाँ से रुखसत नहीं होना था। एक दिन मैं भी आटा गूँथने बैठी और यही सोच रही थी कि पता नहीं आटा गूँथने से क्या होगा। भाभी ने कहा कि जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। मेरा पति अचानक किचन में आया। उसने मुझ पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन मुझे बाजू से पकड़कर ले गया और उसने मुझे यही कहा कि आइंदा इस तरह की हरकतें मत करना। मैं परेशान हो गई। मैं अपना अंजाम भाभी जैसा नहीं करवाना चाहती थी, इसीलिए पहले ही इस बात की तह तक पहुंचना चाहती थी। मैं जाकर भाभी के कदमों में बैठ गई और कहा कि इससे पहले मेरी ज़िंदगी भी आपकी ज़िंदगी की तरह बर्बाद हो जाए, मुझे बताइए कि बात क्या है। तो मेरी भाभी ने अपनी ज़ुबान खोली। मेरी भाभी ने कहा कि तुम्हारा भाई दिमाग से पागल है। उसके दिमाग में इसके बचपन की एक याद फंस गई है, जिसकी वजह से वे मुझे मारता है, मुझसे बदला लेता है। शायद तुम्हें भी इस बात पर गुस्सा आए, लेकिन यही हकीकत है। जब मैं आटा गूँथने के लिए बैठती हूँ तो तुम्हारे भाई को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं भारी भरकम शरीर की हूँ। मेरे पैर और मेरा बदन हॉल में बैठने से सबको दिखता है, इसीलिए तुम्हारे भाई के दिमाग में शक रहता है, क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाप के साथ बेवफाई की थी। तुम्हारा एक चाचू इस शहर में नहीं रहता, मुल्क से बाहर होते हैं। इसकी के साथ तुम्हारी माँ का चक्कर था, क्योंकि तुम्हारे पापा घर से बाहर रहते थे, दूसरे शहर में काम करते थे। वे तुम्हारे चाचू को लुभाने के लिए आटा गूँथते हुए उनको अजीबोगरीब किस्म के इशारे करती थी। मेरा वजूद तो थोड़ा भारी है, इसीलिए जब मैं आटा गूँथती हूँ तो तुम्हारे भाई को लगता है कि मैं भी कुछ ऐसा ही कर रही हूँ। और ये घर तो वैसे भी मर्दों से भरा हुआ है। तुम्हारा भाई शक का मरीज है, इसे मुझ पर ज़रा भी भरोसा नहीं है। कहता है कि जब बात किरदार तक आ जाए तो फिर रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन इस तरह से मेरा रिश्ता पहले ही दिन ख़त्म था। तुम्हारा भी मेरे पति का बहुत करीबी दोस्त है और ये दोनों एक दूसरे की संगत में रहते हैं। उन दोनों को पता है कि ये उसी चाचू का बेटा है और ये दोनों ही एक शक के शिकार हैं। मेरी ज़िंदगी की तरह तुम्हारी ज़िंदगी भी होने वाली है। उन दोनों मर्दों को कुछ नहीं समझा सकते थे, तभी किचन का दरवाज़ा बंद करा दिया गया। मुझे इस तरह के कपड़े पहनने पर मजबूर किया। दिन रात मुझे ताने अलग देता है और दरवाजे के पीछे मारता पीटता अलग है। मैं नहीं जानती कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, ऐसा तो किसी भी बेटी के साथ ना हो। वे रोने लगी और मैं भी। मेरी माँ कि मेरी पैदाइश के बाद इस दुनिया से चली गई, इसीलिए अपनी माँ को कभी देख नहीं। उनकी सूरत भी मुश्किल से मुझे याद थी, तस्वीर में देखती थी। अगर ये बात सच थी तभी तो ये सब हो रहा है, अगर ये झूठ होता तो फिर ये दोनों इस तरह पागलपन पर नहीं उतरते। मैंने भाभी को कहा कि हम चुप करके नहीं बैठेंगे और ये बात जाकर पापा को बता देंगे। हमने उनको शुरू से लेकर आखिरी तक सारी बात भी बताई तो पापा परेशान हो गए। वे कहने लगे कि किसी की गलती की सज़ा किसी और को देना गलत है। उन्होंने किचन से दरवाज़ा भी हटा दिया और भाभी को भी कहा कि जो तुम्हारा दिल करता है वे पहनो, गर्मी में गर्म कपड़े पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे भाई और मेरे पति की भी अच्छी खासी क्लास लगी। मेरे पापा ने कहा कि अगर इस तरह की हरकतें उन लोगों ने दोबारा की, किसी पर भी हाथ उठाया, तो तुम लोगों ने सीधा आकर मुझे बताना है। मैं उन दोनों को ठीक करूँगा। तुम मेरी बेटी हो और ये किसी और की बेटी है, लेकिन दरअसल ये भी मेरी बेटी है। मैं अपनी बेटी बनाकर लाया हूँ। मेरी बीवी ने मेरे साथ बेवफाई की थी, मुझे धोखा दिया था, लेकिन मैंने भी आज तक उस पर हाथ नहीं उठाया था। और ये तुम लोगों को बिना वजह ही इस तरह जलील करते हैं, यहाँ मैं होने नहीं दूँगा। अगर मुझे मेरी बीवी से मसला था, उसने मेरे साथ बेवफाई की थी, तो मैंने उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया था, लेकिन उसे कभी भी जानवरों की तरह मारा पीटा नहीं था। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ये किस किस्म के लोग हैं। इसके बाद से मेरे पति ने और मेरे भाई ने इस तरह की कोई हरकत नहीं की। ऊपर वाली की तरफ से हम दोनों को एक साथ ही उम्मीद थी, तो पापा ने घर में नौकर भी रख दिए थे। और जब औलाद हमारी ज़िंदगी में आए तो उसके बाद हमारे पतियों के रवैये काफ़ी हद तक बदल गए।
फिर बाबा ने एक बहुत अच्छा काम किया कि घर के हिस्से अलग कर दिए। भाभी का हिस्सा अलग और मेरा हिस्सा अलग कर दिया। हम अपने घर अपने चार दीवारी में रहते थे, किसी की नज़र आते जाते नहीं पड़ती थी, जिसकी वजह से हमारे मर्दों को अकल आ गई थी और अब सारा कुछ बेहतरीन की तरफ जा रहा था। लेकिन आखिरकार मैं यही कहूँगी कि किसी की गलती की सज़ा किसी और को देना जुल्म है। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।